हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। राजनीतिक शासन व्यवस्था पर आधारित कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आइए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा परिसंघीय व्यवस्था है, कन्फेडरल सिस्टम। कन्फेडरल सिस्टम की बात हो रही है। ये कन्फेडरल सिस्टम में जो संघ होता है यानी कि जो केंद्र होता है वो महत्वहीन होता है या उसकी महत्ता नाम मात्र की होती है। राज्य जो होते हैं, प्रांत, वो स्वतंत्र होते हैं और अपने आप में वो काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं और उनका विनाश नहीं हो सकता है। तो इन्हें अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन की संज्ञा दी जाती है परिसंघ को। परिसंघ के एग्जाम्पल्स आपको कम ही मिलेंगे। भूतपूर्व सोवियत संघ को एक परिसंघ कहा जा सकता है क्योंकि उसमें राज्यों की सहमति से एक परिसंघ बनाया गया था। और परिसंघ में सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि कभी भी कोई भी राज्य परिसंघ से बाहर हो सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो परिसंघ से बाहर निकल सकता है, इसकी स्वतंत्रता होती है। जबकि जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, उसको अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, यानी कि कोई भी राज्य संघ से बाहर नहीं हो सकता है। यूएसएसआर के बाद अमेरिका भी उसी पैटर्न पे स्थापित हुआ था। अमेरिका भी शुरू में राज्यों के साथ में एक समझौता करके एक परिसंघ का निर्माण किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की वो व्याख्याओं के जरिए किसी भी राज्य को परिसंघ से बाहर होने के लिए जो अनुमति थी वो समाप्त कर दी गई। ये परमिशन नहीं रहा कि कोई भी राज्य परिसंघ से बाहर हो सकता है और इस तरीके से फिर अमेरिका ने अपने आप को परिसंघ से संघात्मक व्यवस्था में, परिसंघात्मक से संघात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और ना ही कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये कन्फेडरल सिस्टम है यानी परिसंघात्मक व्यवस्था ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता परिसंघात्मक और संघात्मक प्रणालियों में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बेसिकली परिसंघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें आपस में डिस्प्यूट भी होता है। तो वैसे में कोई एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसके ज़रिए वो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाए, एक दूसरे से जुड़े। तो संविधान की सर्वोच्चता अनिवार्य है। दोनों में प्रांतों का अत्यधिक महत्व होता है। परिसंघात्मक और संघात्मक व्यवस्था में, कन्फेडरल एंड फेडरल सिस्टम में बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांत ही आपस में मिलकर के परिसंघ का या प्रांत ही आपस में मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रांत। दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत इन प्रणालियों में यानी कि परिसंघात्मक और संघात्मक में अनिवार्यतः स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर परिसंघात्मक या संघात्मक व्यवस्था है तो केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, और जब केंद्र और राज्य सरकारें होंगी तो आपस में डिस्प्यूट भी होगा और उस मामले को सेटल करने के लिए न्यायपालिका की अनिवार्यता जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और संविधान की जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संविधान की व्याख्या के मामले में अगर वहाँ पर फेडरल और कन्फेडरल सिस्टम है तो संविधान भी होगा और फिर संविधान के लिखे गए प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत इन दोनों प्रणालियों में स्वीकार किया जाता है, संघात्मक और परिसंघात्मक व्यवस्था में। तीनों सही है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, संघात्मक व्यवस्था परिसंघ की तुलना में कम लचीली होती है। बिल्कुल, जो परिसंघ है उसमें इतना लचीलापन है कि कोई भी प्रांत परिसंघ से बाहर हो सकता है, इसीलिए उसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। जबकि जो संघात्मक व्यवस्था है ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है, इसमें कम लचीली होती है, कोई भी राज्य बाहर नहीं हो सकता है, प्रांत कोई भी संघ से बाहर नहीं हो सकता। संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। दोनों सही है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हो जाता है। तो विधायिका और कार्यपालिका में संसदीय शासन व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो विभाजन है या तो संसदीय शासन व्यवस्था होगी या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी। अगर पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है, शासन व्यवस्था है, तो उस केस में विधायिका का ही एक प्रतिनिधि मंडल कार्यपालिका बन जाता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
तो वहाँ पर किसी भी तरीके के टकराव की कोई स्थिति नहीं होती है, जैसे भारत में है, ब्रिटेन में है। उसके विपरीत जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच में शक्तियों का पूरी तरीके से विभाजन होता है। राष्ट्रपति वहाँ पे कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वहाँ पे जो संसद है वो विधायिका की प्रमुख है। ना विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, ना ही कार्यपालिका विधायिका के प्रति। दोनों अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से और अपने निश्चित कार्यकाल के हिसाब से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को विधायिका हटा सकती है, लेकिन वो भी विशेष परिस्थिति में, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। और जैसे संसदीय व्यवस्था में होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि विधायिका को यानी लोकसभा को भंग करने की, तो ऐसा अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी से अनुशंसा करे कि विधायिका को यानी कि वहाँ के संसद को भंग कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में चूँकि पावर ऑफ सेपरेशन होता है, इस वजह से अक्सर आप देखेंगे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव हो जाता है। ट्रंप को 3 बार महाभियोग के प्रस्तावों से गुजरना पड़ा है, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है। अगला है, पूरे देश के लिए एक ही सरकार काम करती है और इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पे ना तो संविधान का उतना महत्व होता है और ना ही न्यायपालिका को। तो ये है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण इसका फीचर होता है कि अगर देश छोटा है और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक सरकार यानी केंद्र सरकार, यहाँ पे प्रांतीय सरकार या प्रांत जो राज्यों की सरकार है उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि एक अकेली सरकार ही पूरे देश का शासन चलाने के लिए सक्षम होती है। और ऐसे में फिर शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। जब शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में नहीं होता है, यानी कि प्रांतों का ही गठन केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, जनता और सरकार के बीच में बहुत दूरी कम है। भारत जैसे देश जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, तो वहाँ दो इकाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। उन किस बॉन्ड से बंधेंगी, किस तरीके से काम करेंगी, उसके लिए एक संविधान का होना मस्ट है। लेकिन यहाँ पे संविधान का उतना महत्व इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि कोई 2 शक्ति है ही नहीं, एक ही शक्ति है केंद्र सरकार। दूसरा, जब एक ही शक्ति है तो 2 शक्तियों के बीच में किसी भी तरीके के डिस्प्यूट का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसलिए न्यायपालिका की भी महत्व कम हो जाता है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रिटेन में या यूरोप के छोटे देशों में, जो देश छोटे हैं वहाँ पर एक ही सरकार काम करती है और वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। संसद जो कुछ बताती है, जो विधि बनाती है, वही संविधान हो जाता है और न्यायपालिका भी उसी को फॉलो करती है। तो ना वहाँ जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है, ना वहाँ पे संविधान की व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है, ना केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है जिसको सेटल करने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान का उतना महत्व नहीं होता है और ना ही न्यायपालिका को उतना महत्व मिल पाता है जितना कि संघात्मक शासन व्यवस्था में मिलता है। अगला है एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था के संदर्भ में देखिए, अब चूँकि एकात्मक व्यवस्था में जो आपका देश है उसके लिए एक ही सरकार होगी, प्रांतों का कोई महत्व नहीं होता। प्रांतों को अगर सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो वो अपने अधीन रखते हुए कुछ शक्तियाँ दे सकती है, शक्तियों का अपने पास से विभाजन करेगी। लेकिन वैसा नहीं होगा जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था है तो केंद्र की शक्ति का स्रोत संविधान, राज्य की शक्ति का स्रोत संविधान। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में अगर कोई प्रांत या किसी इकाई का गठन भी होता है तो उसको शक्ति केंद्र सरकार से ही मिलेगी और जब चाहे केंद्र सरकार वो प्रांतीय शक्ति ले सकती है, प्रांत को रख सकती है, प्रांत को ही समाप्त कर सकती है। इसलिए इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो जो संघ होगा वो अविनाशी रहेगा, बाकी ज़रूरत के हिसाब से राज्य बन सकते हैं लेकिन वो केंद्र के अधीन ही होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था में उनका कभी भी विनाश किया जा सकता है। भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में परिसंघात्मक से तो हमें कोई लेना देना नहीं, संघात्मक शासन व्यवस्था में हम जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है,
लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दो सदनीय व्यवस्था है, एक लोकसभा राज्यसभा, ये सारे के सारे संघात्मक व्यवस्था के गुण हैं। दो सदन का मतलब ये एक लोकसभा जिसमें जनता का सीधा प्रतिनिधित्व होता है, जनता जो है लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है। दूसरा राज्यसभा है जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सांसद होता है वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व वो करता है। जबकि लोकसभा में एक एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है, यानी हमारा प्रतिनिधि एक जनता यानी 10 लाख लोगों पर जो एक सांसद है वो वहाँ पहुँच रहा है, जनता का सीधा प्रतिनिधि बैठ करके लोकसभा में शासन चलाता है। और लोकसभा से ही कार्यपालिका यानी कि लोकसभा जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में जो एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है, भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया है। भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। भारत सरकार नए राज्यों का सृजन कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन कर सकती है, दो राज्यों को आपस में विलय कर सकती है। राज्यों को उतना अस्तित्व महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है भारतीय व्यवस्था में, और ये एकात्मक की विशेषता है। तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान ने अपनी सुविधा के अनुसार, चूँकि भारत के अंदर विविधता अधिक है, भाषाई विविधता है, जातिगत धर्मगत विशेषता है, वित्तीय विविधता है, कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, जैसे तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसके विकास की ज़रूरत महसूस की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को बनाया गया, तो इनको भी विकास के लिए तैयार किया गया। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम राज्यों का गठन कर सकते हैं या राज्यों का आपस में विलय कर सकते हैं। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, जो कि एकात्मक संविधान की विशेषता है, शासन व्यवस्था की विशेषता, उसको हमने अडॉप्ट कर रखा है और हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के कई फीचर्स को अपने साथ में शामिल किया हुआ है। ऐसे में जो हमारी शासन व्यवस्था है वो मिश्रित है। वो सामान्य अवस्था में आप ऐसे बोलोगे भारतीय शासन व्यवस्था बिल्कुल सामान्य अवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में कोई विशेष स्थिति पैदा हो जाए, देश के सामने कोई संकट आ जाए, आपातकाल की कोई स्थिति हो जाए या कोई विषम परिस्थिति हो, तो वैसे में भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप जो है वो बदल जाता है और उसमें भारतीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। केंद्र के पास शक्तियां सारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, राज्य की विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और शासन व्यवस्था की सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, तो वो केंद्र काफ़ी ताकतवर हो जाता है। ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, मिश्रित शासन व्यवस्था है भारतीय संविधान में। इसीलिए भारतीय संविधान को इतना अनोखा माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से किसी देश के संविधान से कॉपी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान को हमने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे मॉडिफाई किया है। हमने संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था से भी उन महत्वपूर्ण गुणों को ले लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जितने महत्वपूर्ण फीचर्स हैं वो हमारे संविधान में मिलेंगे। आपको केंद्र सरकार मिलेगी, राज्य सरकार मिलेगी, दोनों की शक्तियों का स्रोत संविधान है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे पास लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और दो सदन है हमारे पास। एक सदन सीधा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा, दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी राज्य के साथ में, मान लीजिए केंद्र में किसी पार्टी की सरकार, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो ऐसा ना हो कि राज्य इग्नोरेंस फील करे, राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा पैदा ना हो, कोई क्षेत्रवाद या अलगाववाद की भावना का विकास ना हो। इस संदर्भ में राज्यसभा संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। तो ये सारे गुण हैं, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था का जो ये गुण है कि वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, तो वो वाली बात हम नहीं मानते। हम एकात्मक शासन व्यवस्था की बात को मान रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल ये सारा कुछ होने के बावजूद भी हम विनाशी राज्यों के अविनाशी संगठन की बात करते हैं। हमारा संविधान इस तरीके की व्यवस्था देता है और ये भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके अलावा सामान्य अवस्था में भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था पर चलने वाली विषय वस्तु पर आधारित है। जबकि आपात की कोई स्थिति बनी, विशेष स्थिति बनी, तो भारतीय संविधान को इस तरीके से संविधान निर्माताओं ने बनाया है कि वो अपने आप
एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, आर्टिकल 360, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थितियों में तो अपने आप भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में मॉडिफाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघीय व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है या संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये क्या कहती है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल कंट्री अमेरिका है, और वहीं एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर मॉडल कंट्री की बात करें तो वो ब्रिटेन है। और भारतीय शासन व्यवस्था दोनों के मिक्सअप पर आधारित है। दोनों ही चीज़ों के महत्वपूर्ण फीचर्स को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में शामिल किया है। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती। राष्ट्राध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। ऐसा किसमें होता है, किस शासन व्यवस्था में? परिसंघात्मक, संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था या अध्यक्षीय व्यवस्था? तो ऐसा आप संसदीय शासन व्यवस्था में देखेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो विधायिका होती है, यानी जैसे लोकसभा है भारत में, तो विधायिका का ही एक प्रतिनिधिमंडल, यानी कि संसद का ही एक प्रतिनिधिमंडल कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगता है, और उसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है। बाकी सब मंत्रिपरिषद कहलाते हैं, उसी को हम कार्यपालिका कह देते हैं। तो यानी कार्यपालिका जो है वो विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद को ही कार्यपालिका कह रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 का तीसरा पार्ट ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। वहाँ पे मंत्रियों को, यानी कि विधायिका के अंदर अपने सीट से खड़े होकर के जवाब देना पड़ता है विधायिका के समक्ष कि आपके देश के लिए क्या कर रहे हैं, आपने देश के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से काम कंप्लीट किए गए हैं। वो विधायिका के मेंबर क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्नकाल से गुजरना पड़ता है और उनके सबके आंसर्स देने होते हैं तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के रूप में। और संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो प्रतीकात्मक होता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। पर भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। और ब्रिटेन के अंदर में वहाँ राजा है, और दोनों के पास सिर्फ प्रतीकात्मक शक्तियाँ हैं, यानी कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित तो है, बट उस शक्ति का उपभोग प्रधानमंत्री करता है। तो दोनों स्टेटमेंट से जो रिलेटेड ऑप्शन है वो हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस टेस्ट पेपर के जरिए जो राजनीतिक शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र और प्रांतों के आधार पर जो विभाजन होता है, परिसंघात्मक कन्फेडरल सिस्टम, दूसरा होता है फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक व्यवस्था, और एकात्मक व्यवस्था, इन तीनों के बारे में जान लिया। और कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था, ये दो तरीके की शासन व्यवस्थाएं हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल में इसमें चर्चा किया है। एक टेस्ट पेपर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, और इससे फिर रिलेटेड जो भी और कॉन्सेप्ट हैं वो आपके और क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।